हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला डिराइव किया था और ये भी देखा था कि अगर बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हों तो किस तरह से हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसी पर आज मैं पहले प्रॉब्लम करवाऊंगा आपको, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के एक मैंने मिक्स प्रॉब्लम आपको करवानी है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफ्रेंशिएट करना आ जाए और उस पर प्रॉब्लम कैसे अलग अलग करनी है ये समझ में आ जाए। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस पर बहुत आते हैं कॉम्पिटिशन्स में। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ज़रा देखिए आप। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर की साइड स्मॉल a है और इसके चारों कॉर्नर्स पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक। ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये भी स्क्वायर का डायगोनल है और ये सेंटर है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि एट सेंटर पर, या इस तरह से भी पूछा जा सकता है एट पॉइंट ओ पॉइंट पर। चार ऑप्शन दिए होंगे वहां पर। पहला ऑप्शन दिया हुआ है v इज इक्वल टू 0 एंड e इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है v इज नॉट इक्वल टू 0 वट e इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है v इज नॉट इक्वल टू 0 एंड e इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है आपका v इज इक्वल टू 0 बट e इज नॉट इक्वल टू 0। तो एट पॉइंट O पर या O पॉइंट पर इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है, कौन सा सही हो सकता है, जरा देखिए। O पॉइंट की अगर बात करें, चारों कॉर्नर्स पर प्लस क्यू चार्जेस रखे हुए हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। अगर आप इस स्क्वायर को देखें तो डायगोनल्स जो ये कॉर्नर है, डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स हैं, इस पर इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के चार्जेस रखे हुए हैं। जब भी ऐसा होगा कि स्क्वायर के डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो उन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, चाहे ये दोनों माइनस के हों चाहे ये दोनों प्लस के हों। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। सिमिलरली इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। अब देखिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम और ये डिस्टेंस भी सेम। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे E इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर का, तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम आएगा और डायरेक्शन अपोजिट आएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही इन दोनों की वजह से भी सेंटर पर या O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, तो O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्या पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा? नहीं, पोटेंशियल 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चारों कॉर्नर्स पर प्लस चार्जेस हैं।
हमने पढ़ा था कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस होगा। तो जब चारों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं तो पहले चार्ज की वजह से भी प्लस, दूसरे की वजह से भी प्लस, तीसरे की वजह से भी प्लस, चौथे की वजह से भी प्लस, तो माइनस तो है ही नहीं जो प्लस कैंसिल कर दे। इसलिए सेंटर पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, जीरो नहीं हो सकता। इसलिए इन चारों ऑप्शंस में जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है वो सेकंड ऑप्शन इस समय आप देखिए सही लग रहा है, B इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड E इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ऑप्शन यही रहेंगे। हम जरा चार्जेस को बदलते हैं। देखिए बच्चे कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले क्वेश्चन तो यही था, बोले सेकंड ऑप्शन बताया था तो सेकंड टिक मार दिया। लेकिन हमने करा क्या, ये जो कॉर्नर्स पे प्लस क्यू चार्जेस थे इनको हमने माइनस कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, इस बार भी डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पर सेम मैग्नीट्यूड और सेम नेचर के चार्जेस हैं। इन दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पर माइनस माइनस है, तो इस माइनस की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव और इस माइनस की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल। इस प्लस की वजह से इधर और इस प्लस की वजह से इधर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब भी जीरो है। लेकिन इस बार दो चार्जेस पॉजिटिव हैं और दो चार्जेस नेगेटिव हैं। डिस्टेंस चारों चार्जेस से सेंटर तक की सेम है, तो जितना पॉजिटिव पोटेंशियल वो पॉइंट पर आएगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल भी वो पॉइंट पर आएगा, तो नेट पोटेंशियल भी इस बार जीरो होगा। तो इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। तो इस बार कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन इस समय सही हो रहा है। ठीक है, कुछ और बदलाव कर देते हैं। मान लीजिए मैंने दो प्लस के यहां रखे और ये दो माइनस के यहां रखे। अब आप देखिए क्या फर्क पड़ता है। इस बार भी दो प्लस दो माइनस है, यानी जितना पॉजिटिव पोटेंशियल उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल, और जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो कैंसिल हो गए, पोटेंशियल तो जीरो हो गया। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गई? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पर मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर सेम नहीं है। इधर प्लस है इधर माइनस है, तो होगा क्या, इस सेंटर पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और इस माइनस चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही इस पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज और माइनस क्यू चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। अब पोटेंशियल जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी। इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर या वो पॉइंट पर कुछ ना कुछ होगा। इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है यार? V इज इक्वल टू जीरो बट E इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये फोर्थ ऑप्शन इस समय सही हो गया। देखिए क्वेश्चन लगभग वही है, केवल चार्जेस को बदल करके हम उन चारों ऑप्शंस में से अलग अलग तीन ऑप्शन सही कर चुके हैं। और अगर भाई तीन प्लस के ले लो और एक माइनस का ले लो तो ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी आपको किसी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिखाई दे तो आप पहले ध्यान से देख लीजिए और ये भी देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछी गई है। उसी को समझ करके आप ध्यान से फिर ऑप्शन पे टिक करें। तो ये तो मैंने एक प्रॉब्लम डिस्कस की आपके साथ, इससे आप काफ़ी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स पोटेंशियल की कर पाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की कर पाएंगे। अब हम जल्दी से एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल।
आप इसमें पूछ सकते हैं कि साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या इसमें भी एक्सियल इक्वेटोरियल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, इसमें भी एक्सियल पॉइंट पे निकाला जाएगा, इसमें भी इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एक ऐसा डेरिवेशन करते हैं, एक ऐसे पॉइंट के लिए करते हैं जो ना तो एक्सियल पॉइंट होगा और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, बल्कि कोई भी एक जनरल पॉइंट हो सकता है। उस जनरल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे और वहीं से ही हम एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों निकाल सकते हैं। जरा देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम एक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं भाई। इसमें माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। मान लीजिए ये ए पॉइंट पर है और ये। अब हम एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जो ना तो इस डाइपोल की एक्सियल लाइन पर होगा और ना ही इक्वेटोरियल लाइन पर होगा, बल्कि ये जो पॉइंट है वो मान लीजिए यहाँ पर है। ये डाइपोल का सेंटर है और डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस आर, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर अगर हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट ले लें तो ये पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का हुआ, और डाइपोल मोमेंट का वेक्टर नेगेटिव चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब अगर ये थीटा 90 हो जाता है तो इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, और अगर ये थीटा 0 हो जाता है तो एक्सियल पॉइंट बन जाएगा। यानी इस डेरिवेशन से हम इक्वेटोरियल भी निकाल सकते हैं और एक्सियल पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब करना क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं जो डायरेक्शन का भी चक्कर पड़ना है इसमें, तो सीधे प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव और माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल माइनस। तो जरा देखिए, अगर मैं कहूं कि इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस, इसको R1 कह दो, इसको R2 कह दो। हमने R1 R2 कह दिया आसानी के लिए। डाइपोल है तो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को हम 2L कंसीडर करते थे, तो ये भी L रह गया भाई और ये भी L रह गया, है ना। अब देखिए P पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा, मान लीजिए उसको मैं लिख रहा हूँ V1 इज इक्वल टू प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, और BP यानी R2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो भाई माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर मान लीजिए V2 है। V2 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, इक्वेशन नंबर 2। नेट पोटेंशियल निकालना, सीधे सीधे अलजेब्रिक सम कर देना है। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू V1 प्लस B2। V1 की वैल्यू पॉजिटिव है, B2 की वैल्यू नेगेटिव है, विद साइन आप यूज कर लीजिए। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/R2 बचेगा, माइनस 1/R1 बचेगा। अब बात आती है कि ये हम R2 और R1 की वैल्यूज को कैसे फाइंड करें। तो जरा देखिए, R2 और R1 की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए एक तरीका है हमारे पास में कि इस प्लस क्यू चार्ज से हम, ये L है, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ, ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को O कह दीजिए, और ये जो OP है इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दीजिए। पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर दिया और यहाँ से एक नॉर्मल यहाँ डाल दीजिए। इस नॉर्मल को मान लो मैंने N बोल दिया और इस नॉर्मल को मैंने M बोल दिया। तो ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए,
एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ओ एन बी और एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ ओ एम ए। ठीक है भाई। अब जरा देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन बी, ओ एन बी में देखो क्या है, कॉस थीटा देखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ओ बी हाइपोटेनियस है, तो ओ एन बेस बनता है ओ एन अपॉन हाइपोटेनियस ओ बी, और ओ बी एल के इक्वल है, तो ओ एन इज इक्वल टू एल कॉस थीटा आ गया। ठीक है। अब आप अगर एक चीज और देखें यहां से, ओ पी आर के इक्वल है जबकि बी पी आर टू के इक्वल है। ठीक है। तो अगर मैं ओ पी को आल्सो करके लिख लेता हूं, आल्सो ओ पी इज इक्वल टू ओ एन प्लस एन पी, ओ पी इज इक्वल टू ओ एन प्लस एन पी। ओ एन मैंने निकाल लिया एल कॉस थीटा, प्लस ये जो एन पी है इसको हम नियर अबाउट बी पी के इक्वल रखते हैं। वजह यह है कि ये जो डाइपोल में दो चार्जेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, कुछ मिलीमीटर्स, और ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो जब ये वाली डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इस एन पी को हम नियर अबाउट बी पी के इक्वल रख सकते हैं। और बी पी क्या है, आर टू, पहले मैं बी पी लिख दे रहा हूँ, ओ पी, फिर ओ पी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा प्लस बी पी की जगह आर टू और ओ पी की जगह स्मॉल आर, तो आर टू इज इक्वल टू आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है। तो आर टू इज इक्वल टू आ जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। एक जगह मैं इसको लिख लेता हूँ, आर टू इज इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है। सिमिलरली जरा इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में भी देख लो, ओ एम ए। ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस कौन सा होगा भाई, जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, बेस हुआ ओ एम अपॉन एल, तो ओ एम इज इक्वल टू एल कॉस थीटा होगा। ठीक है। जैसे यहाँ किया था वैसे यहाँ कर लो भाई। आल्सो ये देख लीजिए साहब, एम पी, ये वाली जो साइड है एम पी, ये किसके इक्वल है, ये एम ओ, केवल देखो भाई एम ओ या ओ एम, यहाँ पर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन नहीं, जो ओ एम इज इक्वल टू माइनस एम ओ लिख सकें, है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। एम ओ प्लस ओ पी। ठीक। इस एम पी को हम नियर अबाउट ए पी के इक्वल रखेंगे, जैसे यहाँ पर एम पी को बी पी रखा था, तो ए पी एम पी को हमने रख दिया ए पी इज इक्वल टू एम ओ, हमारे पास में है एल कॉस थीटा, और ओ पी है आर, ओ पी है आर, और एम पी क्या है, आर वन, आर वन। तो आर वन की वैल्यू आ गई आर प्लस एल कॉस थीटा, आर वन इज इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा। ठीक। बस ये दोनों वैल्यूज उठा के हमें यहाँ पुट करनी है और पुट करने के बाद में सॉल्व कर देना है। चलो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, और वैल्यूज हमने लिख ली हैं वहाँ पर, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R2 की जगह R माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, a माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए नीचे आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल कॉस थीटा।
सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। आप अगर देखें तो R से R ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एफएलएन नॉट। ये Q मैं अंदर ले जा रहा हूँ तो L cos थीटा और L cos थीटा 2L cos थीटा, तो Q इंटू 2L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड Q इंटू 2L इट इज़ द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको P से डिनोट करते हैं, तो मैं ये Q इंटू 2L की जगह लिख दे रहा हूँ P। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर एक अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि भाई जो L होता है ये R के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो L स्क्वायर R स्क्वायर के कंपैरिजन में और कम हो जाएगा, तो L स्क्वायर वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब L स्क्वायर वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे तो केवल यहाँ R स्क्वायर रह जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेशन यूज करने के बाद आ गया। तो ये एक फार्मूला बन जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। अब आप इस फार्मूले से अगर देखें, अगर थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे थीटा 0 पुट करोगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इफ थीटा, यहाँ लिख देते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री दैट इज एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एफएलएन नॉट, cos 0 की वैल्यू 1, तो P अपॉन R स्क्वायर। आप चाहें तो सीधे ही इस पॉइंट को एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल लाइन पर कंसीडर करके निकाल सकते हैं। सीधे सीधे आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, बुक्स में दिया गया है। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर cos 90 और cos 90 0 होता है, तो V इज इक्वल टू 0। डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, जबकि एक्सियल लाइन पर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन P अपॉन R स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, समझ में आएगा। शुरू में जो मैंने प्रॉब्लम कराई थी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर पाएंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी पोटेंशियल निकालना आपको आ जाएगा। अगले वीडियोस में और आगे के टॉपिक्स लेकर आएंगे। वीडियोस को देखते रहिए, आप लोग समझते रहिए। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, घर पर ही रहकर आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।